तो जितने भी आप लोग फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं यहाँ पे। और देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं अभी से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सही है। आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लीजिए, सेकेंड में पढ़ लीजिए, थर्ड में पढ़ लीजिए, तो आपका जो 60% जो मामला है मेहनत करने का कंपटीशन के लिए, वो आप यहीं से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। 60 क्या, 70 to 80%, 70 to 80% अगर आप जीएनएम में बढ़िया से पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फिर आपको कंपटीशन में ज़्यादा लोचा नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि तो वही बात है कि आप 70 से 80% अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जीएनएम में मेहनत करके। बस कुछ नहीं करना है, डेली 1 घंटा आधा घंटा आपको देना है। डेली जो भी पढ़ाई होता है पढ़िए, थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिए जब भी समय मिले। बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं देखेंगे और नहीं देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सीरियस होंगे, मात्र जो है इतना देर का वीडियो रहता है और मात्र जो स्टूडेंट है 2 मिनट से 3 मिनट भी कंप्लीट वीडियो को नहीं देख रहे। मैं दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि मैं बेकार वीडियो बनाता हूँ, समझ गए? नहीं लोग देखते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, शुरू से मैं पिछले 4 से 3 सालों से मैं यही कर रहा हूँ। देखता हूँ कि जब एग्ज़ाम का समय होता है तो लोग सीधा कहते हैं, सर मैं तो ये नहीं पढ़ा हूँ, सर मुझे ये तैयारी नहीं है, बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? क्या कर सकते हैं? एग्ज़ाम के समय आकर ऐसे बोलिएगा तो दिक्कत होगा ही होगा। इसीलिए शुरू से पढ़िए, चीज़ों को एक बार दो बार देखिए। फर्स्ट ईयर में क्यों दिक्कत होता है? फर्स्ट ईयर में इसीलिए दिक्कत होता है क्योंकि आपके लिए सारा चीज़ नए रहता है, और नए चीज़ों को जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे, आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगा, तब तक वो दिमाग पर छाप नहीं छोड़ता है, समझ गए? तो फर्स्ट ईयर में एक बार, दो बार, चार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए पढ़िए। बाकी चलिए, आज मैं यहाँ पे बायो साइंस का, ठीक है ना, आज मैं बायो साइंस का यहाँ पे वीडियो नंबर 11वां लेकर आया हूँ। आपको पता है बायो साइंस में पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, पार्ट बी में आपका जो है माइक्रोबायोलॉजी आता है, समझ गए? तो पिछला जो वीडियो था माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर था, समझ गए, जिसको मैंने करा दिया इन्फेक्शन के बारे में। आज चलिए हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में विथ डायग्राम। तो चलिए अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्टली 10-15 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिस्टम रिस्पायरेटरी, देखिए रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन, और सिस्टम मतलब संस्था, मतलब एक से अधिक। सिस्टम तभी बनता है जब एक से अधिक चीज़ें आपस में जुड़े होते हैं, समझ गए? सिस्टम का मतलब होता है कि एक चैन, एक श्रृंखला जो आपस में एक दूसरे से जो है रिलेशन रखता हो, वही सिस्टम होता है, समझ गए? तो सिस्टम कहने का मतलब है, चलिए हम समझते हैं कि सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, समझ गए? श्वसन संस्थान या श्वसन तंत्र कहिए, समझ गए? तंत्र मतलब एक सिस्टम जो एक से दूसरे के साथ कनेक्ट हो, समझ गए? श्वसन क्रिया को संपूर्ण करने यानी श्वसन के काम को संपूर्ण करने के लिए शरीर के जितने भी अंग निरंतर कार्य करते रहते हैं एक साथ मिलकर, सभी के समूह को श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन क्रिया में नाक, फेरिंग्स, श्वसन तंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकस, फेफड़ा, श्वास नलिका, वायुकोश शामिल होते हैं। माय डियर, कहने का मतलब है, तंत्र मतलब होता है कनेक्शन, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, यही मिलकर अटैच करके जुड़कर जो एक श्रृंखला बनता है, यही तंत्र होता है, सिस्टम होता है। तो श्वसन के काम में, श्वसन, चूँकि श्वसन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, आपसे पूछेगा पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया में वे सारे अंग जो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाते हैं, मिल के काम करते हैं, वो पाचन तंत्र बनाते हैं, ठीक है? श्वसन के तंत्र के बारे में कहेगा तो श्वसन की क्रिया में वे सभी अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और श्वसन की क्रिया को संपादन करते हैं, वो श्वसन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं, ठीक है? श्वसन तंत्र कहलाता है। अब श्वसन की क्रिया में कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं? तो भाई श्वसन की क्रिया में बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं, नाक से लेकर नीचे फेफड़ा तक, इन बीच में जितने भी ऑर्गेन आएंगे सब श्वसन की क्रिया में भाग लेगा, वो सारे के सारे श्वसन तंत्र में आएगा। तो जैसे नोज, नाक हो गया, फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, फेफड़ा हो गया, श्वसन नलिका हो गया, एल्वोली हो गया, या उसके बाद श्वसन तंत्र में आपका जो है क्या शामिल होता है, डायफ्राम मसल्स भी शामिल होता है। तो ये सब के सब जो है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाएगा, और ये सब मिलके आपको रिस्पायरेशन में भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। बस समझ ले। चले, मेरे वीडियो का देखने का मकसद होता है चीज़ों को समझे, नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल है, वीडियो देखने से कोई फ़ायदे नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से जीएनएम का तैयारी कराता हूं, तो आप लोग को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, चलिए
सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए माय डियर, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये आप डायग्राम के समझ लीजिए। डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए पूछ भी देगा। डायग्राम में समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया नाक से शुरू होता है, फेफड़े तक आता है, समझ गए। नोज है, आप लोग नोज देखे हैं, नाक भी है, ठीक है। उसके बाद नाक के बाद आप आते हैं अंदर में, तो अंदर में श्वसन की क्रिया में आपका फैरिंग्स जो होता है। अब ये जो फैरिंग्स होता है ना, यह भोजन में भी, पाचन तंत्र में भी भूमिका निभाता है और श्वसन तंत्र में भी भूमिका निभाता है। फैरिंग्स ही ऐसा ऑर्गेन है जो आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र दोनों में आपका भूमिका निभाता है, तो फैरिंग्स कॉमन है, ठीक है। उससे आगे नीचे आएंगे तो नीचे में आपका एक नली होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया होता है, ओके। ट्रेकिया एक नीचे नली आता है। यह ट्रेकिया अलग अलग ब्रोंकस में बंट जाता है, ठीक है। अलग अलग ब्रोंकस, यूँ कहा जाए तो अलग अलग ब्रोंकी में बंट जाते हैं। यानी अलग अलग क्या कहा जाए, एक नली आया, यह नली आगे चल के दोनों अलग अलग फेफड़ा में एक एक नली बंट जाता है। तो एक आया, सिंगल आया ट्रेकिया, दोनों में अलग अलग एक एक बंट गया, तो यह दोनों अलग अलग में बंट गया जिसे ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ब्रोंकी भी कह सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब ये हो गया अपन ब्रोंकस, ये हो गया ब्रोंकस, ठीक है। अब ये ब्रोंकस आगे चल के छोटे छोटे ब्रोंकियल्स में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ के डाली की तरह निकला है ना, ये पेड़ की डाली ब्रोंकियल्स है, छोटे छोटे जो है या ब्रोंकियल्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायु नलिका, श्वास जो है वायु के नली, ठीक है। अब ये हो गया आपका ब्रोंकियल्स, जो छोटे छोटे आप लोग ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ब्रोंकियल्स है, समझ गए। बाकी ये बड़ी जो नली होते हैं, मोटे जो नली आपको दिख रहे हैं, जो ये मोटे नली दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सब ब्रोंकस है। छोटे छोटे जो ऊपर में डाल की तरह लगा हुआ है, ये ब्रोंकियल्स होता है, ऊपर में डाल की तरह, ठीक है, ऊपर में डाल की तरह ब्रोंकियल्स होता है। तो ये आपका समझ गए। अब ये डाल की तरह लगा हुआ इस प्रकार से एक गुच्छा होता है, ठीक है, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जो आपको ब्रोंकियल्स से अटैच होता है। यानी यह ब्रोंकियल्स है, ठीक है, ये ब्रोंकियल्स है। ब्रोंकियल्स एक गुच्छा के समान जो लगा रहता है जिसमें वायु भरा होता है, उसे एल्वोली कहते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो ये अपन जो है क्या हो गया, और अपन एक दोनों फेफड़ा होता है, तो यही आपका जो है हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऑर्गेन, समझ गए चीज़ों को। अब मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे, तो अब जितने भी ऑर्गेन हैं उसके बारे में हमको आपसे पूछेगा, श्वसन तंत्र क्या है, चित्र बनाएं और चर्चा करें। तो आपको जो है अब इसके डिटेल से चर्चा करना है, सारे ऑर्गेन के काम लिखना है, उसका क्या काम होता है, कौन कौन से ऑर्गेन इसमें होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके सारे ऑर्गेन्स के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो देखिए, श्वसन क्रिया को संपूर्ण करने में शरीर के जितने भी अंग निरंतर कार्य करते हैं, सभी के समूह को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि अभी ऊपर बता दिए। श्वसन की क्रिया को संपूर्ण करने में जो अंग निरंतर कार्य करते हैं वो निम्नलिखित है। यानी श्वसन के तंत्र में वे सारे ऑर्गेन कौन कौन सा है, देखिए पहला है अपन नाक। श्वसन तंत्र का सबसे पहला जो आपका ऑर्गेन होता है वह नाक ही होता है, ठीक है। नाक से हमें गंध की भी ज्ञान होती है। यह श्वसन की क्रिया में फेफड़ों तक गैसों का आवाहन करने का सबसे पहला रास्ता होता है, कौन, नाक, नोज, ठीक है। शुद्ध वायु शरीर में नाक द्वारा सर्वप्रथम प्रवेश करता है, इसको हम लोग श्वसन प्रणाली का मुख्य द्वार भी कहते हैं। वही चीज़ें है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट जो अंग होता है वो आपका नाक ही होता है, नोज ही होता है, इसीलिए इसे मुख्य द्वार कहा जाता है, ओके। देखिए लाइन बाय लाइन समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाक से शुरू करें और जो ऑर्गेन जैसे आएगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ गए। तो नाक पहले आता है, तो नाक के बारे में आप लोग समझ गए। नाक मुख गुहा पर स्थित होता है। नासा विभाजक नेजल सेप्टम द्वारा दो भागों में विभाजित होती है, जिनको नथुने नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नेजल सेप्टम क्या होता है, नेजल सेप्टम जो आपके नाक को दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। जैसे अपन जो है ए नाक है, ठीक है, ए नाक है, तो बीच में जो आपका दीवार होता है, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, तो ये नेजल सेप्टम जो बीच में विभाजित करता है यही नेजल सेप्टम होता है, ठीक है। तो यही आपका नाक हो गया पहला समापत, ओके। दूसरा आता है अपना फैरिंग्स। फैरिंग्स ग्रसनी में 5 अंगों को निर्धारित अपने अपने मार्ग आकर खुलते हैं, जिनके द्वारा ग्रसनी का संबंध नाक, मुख, कान, पेट व फेफड़े से जुड़ा होता है।
फायरिंग्स को हम लोग चौराहा के रूप में भी कहते हैं। जैसे चौराहा का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से खुला हुआ, चारों तरफ से रास्ता, ठीक है ना। तो फायरिंग्स भी आपका जो होता है वह आपके चारों तरफ से एक रास्ता जोड़ने का काम करता है, चौराहा की तरह। श्वसन भी हो रहा है इधर से अपन भोजन का भी जो है चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ा हुआ, और इससे कनेक्ट नीचे भी कनेक्ट है फेफड़ा में वगैरह में जाने के लिए, और उधर पाचन तंत्र में भी आगे जाने के लिए। मतलब फेरिंग्स अपना एक चौराहा की तरह काम करता है, जो आपको अलग अलग द्वार के साथ जो है अलग अलग यह द्वार बनाता है। नाक के साथ जुड़कर, मुंह के साथ जुड़कर, कान के साथ, पेट के साथ, फेफड़े के साथ जुड़कर अलग अलग जो है यह अपना मार्ग बनाता है। तो फेरिंग्स का एक संबंध श्वसन में नाक से जुड़े होने के कारण भी यह भूमिका श्वसन में निभाता है, ठीक है। आगे देखा जाए, जब एक मार्ग खुलता है तो अन्य मार्ग बंद होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो भोजन वाला द्वार बंद होता है, जब भोजन वाला काम होता रहता है तो श्वसन के काम जो है आपको बंद होते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं, यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। अब एक खुलने बंद होने का जो काम होता है, यह एक प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम है बॉडी में। ग्रसनी 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबी पेशियों से बनी मांसंश नली है, ठीक है, मांस की नली है, जो ऊपर की ओर चौड़ी रहती है तथा कपाल के आधार के निकट लैरिंग्स श्वसन तंत्र के ठीक पीछे स्थित होती है। समझ गए। तो ये चीज़ें फेरिंग्स का यही काम है कि एक चौराहा की भांति काम करता है। यह मुख, नाक, पेट, फेफड़ा इन सब से जो है कनेक्टिविटी का काम करता है, समझ गए। और यह जो है आपके स्वर यंत्र के ठीक पीछे जो है रहता है, एक मसल्स का बना हुआ नली होता है। समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका हो गया। अब आगे यहाँ पे बढ़ा जाए फेरिंग्स के बाद, तो फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसे हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र, ठीक है। स्वर यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक अंग होता है। यह गर्दन के ऊपरी भाग के सामने की ओर मुख में अंदर को जीभ की जड़ में स्थित होता है, स्वर यंत्र लैरिंग्स, ठीक है। यह यंत्र ऊपर से चौड़ा परंतु नीचे से त्रिकोणाकार, संकरा, गोलाकार एक डिब्बे के समान होता है। इसके दोनों तरफ में गर्दन की मुख रक्त वाहिका स्थित रहती है। स्वर यंत्र 9 प्रकार के अस्थियों से बना होता है। तो स्वर यंत्र जो है लैरिंग्स भी आपका भूमिका जो है निभाता है, समझ गए। स्वर यंत्र का बेसिकली काम है आवाज़ को क्रिएट करना, स्वर को जो है बाहर निकालना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ा जाए तो ट्रेकिया आता है, समझ गए। अब फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद बात करेगा अपन ट्रेकिया। ट्रेकिया एक श्वसन नली होती है, श्वास नली होती है, जो वक्ष स्थल में यानी थोरेटिक कैविटी में 4 इंच से 5 इंच लंबी, 1 इंच चौड़ी, बेलनाकार सी आकृति की अपूर्ण रिंग से बनी नली है। अपूर्ण रिंग मतलब पूर्ण रिंग नहीं होकर यह अपूर्ण रिंग होती है, समझ गए। ध्यान रखिएगा, 4 से 5 इंच लंबी, 1 इंच जो है चौड़ी होती है, ठीक है। यह नली भोजन नली ओसोफेगस के सामने स्थित स्वर यंत्र लैरिंग्स से छठे सर्विकल कशेरुकाओं के स्तंभ से प्रारंभ होता है और 5वीं वक्षीय कशेरुकाओं के ऊपर किनारे पर आकर हृदय के ऊपर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको श्वास नली ब्रोंकी कहते हैं। कहने का मतलब है ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया का नाम ही है श्वास प्रणाली यानी श्वास नली, इसे डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब ये एक नली आता है, समझ गए, एक नली आता है। यह नली आगे चलकर 2 अलग अलग नलियों में विभाजित हो जाती है। अब ये 2 नली में जो विभाजित होती है इसे हम लोग ब्रोंकी कहते हैं, ये दोनों को ब्रोंकी कहते हैं। ये अपन ट्रेकिया है, ठीक है। तो यही आपका जो है, और ये 2 जो होता है 2 अलग अलग फेफड़ों में खुलता है, ठीक है, 2 अलग अलग फेफड़ों में खुलता है। तो ये ट्रेकिया हो गया, यही ट्रेकिया होता है। इतना इसका लंबाई चौड़ाई सी आकृति का होता है अपूर्ण रिंग में, ठीक है, जो भोजन नली के सामने जो है लैरिंग्स के साथ लगा होता है, ठीक है। और यही जो है 2 अलग अलग फेफड़ों में विभक्त होकर ब्रोंकी बनाता है, ओके। तो ये अपन श्वास नली हो गया। 5वां जो ऑर्गेन होता है ब्रोंकी, जिसे ब्रोंकस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकी जो आप लोग समझ गए, ट्रेकिया 2 अलग अलग भागों में विभाजित होता है, यही ब्रोंकी होता है, जिसे हम लोग श्वसनिया कहते हैं यानी श्वास नलिकाएँ कहते हैं, अलग अलग नली में विभाजित होता है। यह स्वर यंत्र लैरिंग्स के छठे सर्वाइकल कशेरुकाओं के स्तर से प्रारंभ होती है और 5वें वक्षीय के ऊपर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जो मैंने अभी ऊपर बता दिया कि ट्रेकिया 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिनको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं,
ठीक है, जिनको हम लोग जो है श्वास नली बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, छठा है लंग्स। अब आ गया लंग्स। अब यहाँ पे ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया अलग अलग ब्रोंकी में विभाजित हो गया। अब ये विभाजित हो गया तो ये कहाँ गया, ये दोनों नली कहाँ गया, तो ये दोनों नली फेफड़ा में गया, फेफड़ा में। अब यही फेफड़ा के बारे में जानना है। ठीक है, देखिए फेफड़ा में गया। फेफड़ों को मुँह कर वायुमंडल से आई हुई वायु को हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाना। फेफड़ा का काम होता है कि जो बाहर से हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको अलग अलग जो है वायु कोष्ठक एल्वोली में भेजना, एल्वोली में संग्रह करना, और जो भी हृदय के साइड से अशुद्ध रक्त आता है उसको जो है शुद्ध रक्त से मिलाना। ठीक है, तो इसका काम होता है। फेफड़े शरीर के मध्य रेखा पर पीडियास्टिनम, ठीक है, तथा हृदय के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। दो फेफड़ा होता है, लेफ्ट और राइट। दोनों फेफड़ा के बीच में इधर फेफड़ा है, लेफ्ट साइड में आपका हार्ट जो है यहाँ पे रहता है, और बीच वाला जो जगह होता है इसे मीडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, मीडियास्टिनम कहते हैं। इसी को जो है आपको अलग करता है दोनों फेफड़ों को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है दोनों फेफड़ों के बीच की मीडियास्टिनम में, यहाँ पे पीडियास्टिनम नहीं मीडियास्टिनम होगा। मीडियास्टिनम में हृदय एवं मुक्त रक्त वाहिनी एवं पल्मोनरी शिराएँ, वेना केवा, एजाइगोस शिरा, थोरेसिक डक्ट और ग्रास नली आदि स्थित होते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में जो मीडियास्टिनम जगह होता है उस जगह में आपको थोरेसिक डक्ट, एसोफेगस, ठीक है, वेना केवा, उसके बाद पल्मोनरी शिरा, रक्तवाहिनी, सब के सब इसी खाली जगह मीडियास्टिनम में रहता है। ओके, और दोनों फेफड़ा अपना राइट लेफ्ट में दोनों होता है। समझ गए। तो ये अपना हो गया फेफड़ा, जो कि एक श्वसन तंत्र का ही एक भाग है। ओके, अब आगे मैं यहाँ पे चलता हूँ। सातवां है श्वसनिका यानी ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स। ठीक है, श्वसनिका कहने का मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रोंकियल्स होता है। अब ब्रोंकियल्स कौन है मैं बता देता हूँ। देखिए, श्वसनिकाओं की नलियों में, देख लीजिए, श्वसनिकाओं की नलियों में उपास्थि नहीं होती है, बल्कि एपेशीय तंतु व लचीले ऊतकों से बनी होती है। इन नलियों में भी सिलिएटेड एपिथेलियम की रोमक परत का स्तर होता है, और आगे की तरफ नलियाँ पतली व छोटी होती चली जाती है। कहने का मतलब है जो ब्रोंकियल्स होता है यह काफ़ी सूक्ष्म पतली पतली नलियों में विभक्त होता है। एक पेड़ के डाल जैसे रचना होता है। जैसे ये ट्रेकिया है, अलग अलग ब्रोंकी बटा फेफड़ा में इधर और इधर। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकी होता है यह अलग अलग छोटे छोटे जो है नली की संरचना में ब्रोंकियल्स बनाता है। ठीक है, इसमें भी ठीक इसी प्रकार से आगे चलकर ब्रोंकियल्स बनाता है। ये ब्रोंकियल्स अलग अलग छोटे छोटे गुच्छों में एल्वोली से कनेक्ट रहता है। ठीक है, एल्वोली से कनेक्ट रहता है गुच्छों में। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे जो ब्रोंकी से ही टूटा हुआ ब्रोंकियल्स अलग अलग बना रहता है। ठीक है, जिसका काम होता है एल्वोली से कनेक्ट रहना, और ये छोटे छोटे नली आगे चल के और पतली होती जाती है, जो आपको एपिथेलियन रोमक से स्तरित होता है। समझ गए, बना होता है। अब ये जो छोटी छोटी नली होती है ब्रोंकियल्स जो होता है, इससे गुच्छों में अटैच जो है एल्वोली होता है गुच्छों में। ठीक है, जिसमें वायु, जिसे हम लोग वायु कोश भी कहते हैं। वायु कोश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी में जो है श्वास लेते हैं तो इसी में आकर वायु जो है इकट्ठा रहता है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स विभाजित होकर सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म वायु कोशों की नलिका एल्वोरी डक्ट बन जाती है, जो वायु कोशों को वायु कोश में खुलती है। कहने का मतलब होता है ट्रेकिया या ब्रोंकी में विभाजित हो गया। ठीक है, ब्रोंकी में विभाजित हो गया। यह ब्रोंकी अलग अलग ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाता है। समझ गए, ये ब्रोंकियल्स टर्मिनल ब्रोंकियस में विभाजित हो जाता है, और छोटे छोटे नली भी यहाँ से छोटे छोटे नली जो लगा होता है, और इसी के साथ अटैच होता है अपन क्या चीज़, एल्वोली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जिसे हम लोग एयर सैक कहते हैं, वायु सैक कहते हैं। समझ गए। ये वायुकोश एल्वोलियाई कैपिलरी के जाल से घिरी हुई होती है। इन्हीं वायुकोशों की भित्तियाँ, जिनकी भित्ति एक्वामस एपिथेलियम से अस्तरित होता है, के द्वारा ही शुद्ध एवं अशुद्ध गैसों का आदान प्रदान रक्त के साथ होता है। समझ गए। तो एल्वोली कहा जाए तो यह वायु को रखने वाला होता है। वायु को जो है क्या करता है, शुद्ध वायु को यह अपने अंदर रखता है, अशुद्ध को जो है बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो ये अपन एल्वोली हो गया। एल्वोली जो बना होता है
यह आपका बना होता है किसके, एक्वोमेस एपिथेलियम का, ठीक है, एक्वोमेस एपिथेलियम का बना हुआ स्तरित होता है। कुल मिला के मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 9वां पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। 9वां होता है आपका डायफ्राम मसल्स। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम पेशी होता है। यह डायफ्राम क्या करता है, दोनों फेफड़ों के नीचे आपको इस प्रकार से बांटता है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से बांटता है। इसमें शिथिलन होने से ये जब नीचे की तरफ आता है तो मतलब आप ऑक्सीजन लेते हैं, इसका आकार बढ़ता है, या फेफड़ा नीचे की तरफ आता है तो ये भी नीचे आता है। ये जब आप श्वसन छोड़ते हैं तो यह ऊपर की तरफ धकेलता है, तो आप जो है श्वसन की क्रिया छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं श्वसन में भूमिका आपका ये डायफ्राम भी निभाता है, ठीक है। ये पेशी होता है, पेशियों का बना हुआ एक डोम की आकृति में बना हुआ एक संरचना है, ठीक है। तो अपन ये हो गया आपका क्या चीज़, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। एक बार और फिगर में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन न रहे। बेसिकली आपको सारे ऑर्गेन के नॉलेज होना चाहिए, किसका क्या काम है, बस यही है। ज़्यादा जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों को आप लोग को समझिए, समझना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे आप लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, समझ गए चीज़ों को। यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुआ नाक से शुरू हुआ तो हल्का नीचे आता है, नीचे हल्का आता है तो फेरिंग्स मिलता है। यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स जो होता है चौराहा होता है। फेरिंग्स मुंह से भी अटैच होता है, नीचे श्वसन नली से भी लगा होता है, ठीक है। साथ में भोजन वाले पीछे जो नली होता है उससे भी लगा होता है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स जो है आपको चौतरफी जो है लगा होता है सब चीज़ से, ठीक है। एक काम होता है तो दूसरा बंद रहता है नली, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उससे जब नीचे हम लोग आते हैं तो उससे नीचे हमारा यहाँ पे लैरिंग्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स जो है उससे आपका यहाँ पे होता है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो ये वाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। ट्रेकिया होता है। जब हम लोग ट्रेकिया जो होता है यह एक वलय युक्त सी आकार की संरचना होती है, ठीक है ना। ट्रेकिया जो होता है कुछ इस प्रकार से जो है ये संरचना में रहता है, इस प्रकार से रिंग में लगा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये देख रहे हैं ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया आगे चलकर दोनों अलग अलग फेफड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकस कहते हैं। अब ये ब्रोंकस आगे चलकर छोटे छोटे जो है आगे चलकर ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाता है, आगे चलकर यह ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यह ब्रोंकियल्स है, क्या है, ये छोटे छोटे ब्रोंकियल्स है। जो आप लोग छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये अपन ब्रोंकियल्स होता है, ठीक है। छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो महीन देख रहे हैं ये ब्रोंकियल्स होते हैं। जो ये मोटा वाला दिख रहा है ना, ये ब्रोंकियल्स नहीं है। ये मोटा वाला जो आप देख रहे हैं ये मोटा वाला, ये ब्रोंकियल्स नहीं है। ब्रोंकियल्स ये तो ए वाला या ए वाला ये ब्रोंकस है। ये ऊपर सीरा में जो देख रहे हैं ना छोटा छोटा पतला पतला महीन, ये ब्रोंकियल्स होता है, ठीक है। इस ब्रोंकियल के साथ यह एल्बोली लगा होता है गुच्छों में, जिसमें वायु जो है आकर भरता है। और ये अपना लंग्स हो गया, ये भी लंग्स है, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है डायफ्राम मसल्स लगा होता है, ऐसे सी शेप में कर्व जो है नीचे से होता है। ये जो है डायफ्राम मदद करता है, ऊपर जो है धकेलता है श्वसन की क्रिया में, और श्वसन जो है फिर जो है यह नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अपन यही जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। अब जो भी लोग हैं ये आपको वेबसाइट nursingyan.com पर यूनिट वाइज जो है आपको डाला हुआ है PDF, वहाँ पे यह मिल जाएगा। ओके, चलिए ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन होता है, किस ऑर्गेन का क्या काम है। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।